Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to this channel. ये आपके लिए क्लास 12th के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको 12th क्लास का थ्रू आउट जो आरबीएसई बोर्ड है उसके लिए पूरा सिलेबस एक्सरसाइज वाइज चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे आपको आने वाली वीडियोस की पूरी जानकारी मिलेगी और हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहें तो उनको शेयर कर दें ताकि हर एक क्वेश्चन डीपली कॉन्सेप्ट के साथ में आपको मिल जाए। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि मार्क्स हमेशा काम नहीं आते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज फॉलो यू। जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको हमेशा फॉलो करेगा और आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी, जो कंपटीशन होगा, उसमें हमेशा ही कॉन्सेप्ट मायने रखता है। ये एक वेल नोन फैक्ट है। जो आईआईटी जेईई मेन एडवांस एग्जाम होते हैं या और कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर जो मार्कशीट के मार्क्स हैं वो उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं जितने आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स आपके 60 to 70% होते हैं वो इन एग्जाम्स को बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ में क्रैक कर पाते हैं, और जो हायर लेवल जो रटाफिकेशन के साथ में मार्क्स बना लेते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो स्पेशली मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप मार्क्स भी बनाएं, दे आर मोस्ट नेसेसरी, बट विद द कॉन्सेप्ट्स। यदि आपने कॉन्सेप्ट छोड़ा है और मार्क्स सीधी रटाफिकेशन के साथ में बना लिए, मैथ्स इज नॉट द वे ऑफ रटाफिकेशन। आप यदि रटेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बार के लिए मार्कशीट में नंबर दिखा सकते हो, बट दे आर नॉट गुड फॉर योर होल लाइफ। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में आपके लॉजिकली सोल्व आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपोजिट फंक्शंस। इसको हिंदी में बोलेंगे हम संयुक्त फलन। आज केवल आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर जो पिछली 11th क्लास का रिलेटेड पार्ट है जो इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपोजिट फंक्शन पे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड फंक्शन आ रहा है, इसको फलन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि फलन किसको बोलते हैं, फिर हम जान पाएंगे कि संयुक्त फलन क्या होता है। फलन की परिभाषा यदि आपने पढ़ी हो तो ये देखा होगा कि फलन होता हुआ एक स्पेशल प्रकार का या विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन है वो एक विशेष प्रकार का क्या है, संबंध है। अब बात आपकी टिकेगी संबंध पे कि संबंध क्या होता है। तो इस संबंध के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा आपने क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ा था, सेट्स यानी समुच्चय। तो उसमें हमारे पास में ए और बी नाम के दो सेट होते थे और उनके एलिमेंट्स को हम इससे आपस में रिलेट करते थे। ठीक है, तो कई सारे हमारे पास में इसमें रिलेशंस बनते थे। इसको इससे भी किया जाता था, इसको इससे भी किया जाता था, इसको इससे भी करते थे, इसको इससे भी करते थे, इसको इससे भी करते थे, इस वाले को लास्ट वाले से भी करते थे। ये पॉइंट है, इसको भी रिलेट करते थे इससे, इसको भी रिलेट करते थे इससे, इसको भी रिलेट करते थे इससे, इसको इससे भी, लास्ट वाले इस पॉइंट को भी। इन सभी से इस प्रकार से हम कई प्रकार के युग्म बनाते थे जिनको हम क्रमिक युग्म बोलते थे। सपोज आपके पास में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और ये जो सेट आपका बी है इसमें आपके एलिमेंट्स हैं ई एफ जी। तो यदि मैं ए क्रॉस बी बनाता हूं पहले, यानी समुच्चयों का पहले हम क्या करते हैं, कार्तीय गुणन बनाते हैं। तो इनको कार्तीय गुणन करोगे तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो पहला एलिमेंट है वो ए में से लिया जाएगा।
और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी में से लिया जाएगा। तो जो ए एलिमेंट है उसका हम लिंक देखेंगे ई के साथ में। तो पहला आपका क्रमिक युग्म बनेगा ए कोमा ई। ओके, ये बन गया क्रमिक युग्म। उसके बाद में ए का क्रमिक युग्म बनाते हैं हम एफ के साथ में। ये है आपका ए कोमा एफ। ए से मैं देखूं आगे तो ये बनेगा ए कोमा जी। ठीक है, ए से मैंने बी के सारे लिंक कर दिए। अब जो बी एलिमेंट है आपका उसका लिंक बनाते हैं ई के साथ में, ऐसे ही बी का एफ के साथ में, ऐसे ही बी का जी के साथ में। तो बी से भी तीनों बना दिए। अब सी की बारी है, तो सी से लिंक बना दो ई का, सी से एफ का और सी से जी का। ये आपके पास में बन गया ए क्रॉस बी। समुच्चय का क्या हो गया, कार्तीय गुणन हो गया। अब इसमें से जो जितने भी आपको क्रमिक युग्म दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्रमिक युग्म है, इसका कोई उप समुच्चय हम ले लें तो उस उप समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, उस उप समुच्चय को हम संबंध बोलते हैं। यानी संबंध होता है वो क्या होता है, यदि संबंध ए से बी में परिभाषित किया जाए तो संबंध ए से बी में परिभाषित होगा वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय क्या होता है, इसमें से एक या दो या सारे या दो दो तीन तीन की ग्रुपिंग, कितने भी ग्रुप हम ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, इसका एक संबंध हो जाएगा। तो जैसे मान लो संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं और इस संबंध में मैं इसमें से कुछ क्रमिक युग्म ले लेता हूं। जैसे मान लो ए कोमा ई है, ए कोमा एफ है, ए कोमा जी है, उसके बाद में बी का ई के साथ में है और बी का एफ के साथ में है। सपोज मैंने इन 5 अवयवों का एक क्रमिक युग्मों का क्या ले लिया, उप समुच्चय ले लिया। तो आर है वो ए क्रॉस बी का क्या हो गया, एक उप समुच्चय हो गया। आर एक उप समुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। तो जो संबंध होता है उसके बारे में केवल आप इतना याद रखोगे कि संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ओके, पहले सेट्स के बाद में उनका क्रमिक युग्मों से एक कार्तीय गुणन कर लेंगे, उसके बाद में उसका एक उप समुच्चय ले लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। अब हम चलते हैं फलन पे कि फलन क्या है। देखो फलन की परिभाषा क्या बनती है। देखिए स्टूडेंट्स, फलन है वो एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध, मैंने आपको बताया फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। अब विशेष प्रकार की बात कर रहा तो ऐसी कौन सी विशेषता उस संबंध की जिसके कारण उस संबंध को हम क्या बोल पा रहे हैं, फलन बोल पा रहे हैं। तो विशेषता देखो ये होती है, जो पहला समुच्चय आपका ए है उसका प्रत्येक अवयव होना चाहिए और किससे संबंधित होना चाहिए, समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, यानी यूनिक। और ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ होना चाहिए और बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अभी आपने एक क्या बनाया था, संबंध बनाया था, जिसके अंदर मैंने आर के बारे में लिखा था
कि R है वो एक संबंध है और उसमें A, E, A, F, A, G, फिर B, E और फिर B, F लिखा था। ये एक संबंध है। क्या मैं इस संबंध को फलन बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। आपको याद होगा आपने जो A समुच्चय बनाया था उसके अंदर आपकी A, B और C ये 3 अवयव थे। इसमें E, F और G ये आपके पास में 3 अवयव थे। तो संबंध को हम फलन कब बोलेंगे? संबंध को फलन तब बोलेंगे जब A का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ हो। तो आप देखिए ये जो संबंध है उसके अंदर A का प्रत्येक सदस्य नहीं जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो C है वो इसके अंदर कहीं है ही नहीं। देखो A मिल गया, जो समुच्चय आपका A है उसमें A मिल गया और B मिल गया, लेकिन आपके पास में C का कोई लिंक ही नहीं है B में। तो A का प्रत्येक सदस्य नहीं जुड़ा हुआ है। ओके। और दूसरी बात, B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो पहली बात ही रॉन्ग हो गई, तो हम आगे प्रोसीड करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरी बात को भी देखोगे तो वो भी आपको गलत मिलेगी। क्यों मिलेगी? देखो, B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए था। अब देखो जो A है उसका लिंक आपको किस किस से मिल रहा है? E से मिल रहा है। A का लिंक आपको F से भी मिल रहा है, A का लिंक आपको G से भी मिल रहा है। अब देखें A का E के साथ में संबंध है, A का F के साथ में भी है और A का G के साथ में भी है। तो इस अवयव का संबंध अद्वितीय कहां रहा? इसने क्या बताया कि B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए A का प्रत्येक अवयव। तो ये अवयव B के अद्वितीय अवयव से नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो इससे भी जुड़ा हुआ है, A F से भी जुड़ा हुआ है, A G से भी जुड़ा हुआ है, तो अद्वितीय अवयव से नहीं जुड़ा हुआ है। राइट? तो ये बात भी इसकी गलत होगी और ये बात भी इसकी गलत है, क्योंकि A का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ ही नहीं है इस संबंध के अंदर। ओके। तो हम इस संबंध को क्या नहीं बोल सकते? हम इस संबंध को हम फलन नहीं बोल सकते हैं। राइट? तो फलन के बारे में क्या बात याद रखोगे? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें A का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ होना चाहिए और B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। राइट? तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? फलन बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में मैं एक संबंध बना के दूं, ये मैंने एक संबंध बना के दिया। क्या हम इस संबंध को फलन बोल सकते हैं? जो अभी हमारे पास में समुच्चय थे वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपका सेट है, इसमें A था, B था, C था, E, F और G था। अब आप देखें ये संबंध परिभाषित किया गया जिसमें A का संबंध E के साथ में है, A का लिंक E के साथ में है, फिर B का लिंक F के साथ में है, B का लिंक F के साथ में है, C का लिंक G के साथ में है, C का लिंक G के साथ में है। तो आप देखें इसकी परिभाषा है वो पूरी पूरी सही हो रही है क्या? A का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है क्या? A का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है। B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल अद्वितीय अवयव से ही जुड़ा हुआ है। देखो E एक ही अवयव ऐसा है जिससे इसका लिंक है, इसका लिंक किसी दूसरे से नहीं है, इसका लिंक किसी दूसरे से नहीं है, यानी ये अवयव अद्वितीय अवयव के साथ में संबंधित है। तो ये संबंध आपका क्या बन जाएगा? फलन बन जाएगा। अब हम फलनों के प्रकार पे जाएंगे कि फलन कितने टाइप के हो सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा, उससे पहले हम फलन की थोड़ी सी और स्पेशलिटी के बारे में चेक कर लें। अभी जो आपने एक संबंध बनाया है, आपने एक संबंध बनाया A, E, B, F, C, G, ये आपके पास में एक संबंध है। इसमें जो पहला समुच्चय होता है A, जहां से ये लिंक बनाते हैं
तो पहला समुच्चय है उसको हम बोलते हैं प्रांत। इस संबंध का प्रांत क्या होता है? इस संबंध का प्रांत वो होता है जिससे पहले सदस्य लिए गए हैं। तो पहले सदस्य किस किस से लिए गए हैं? सेट ए से लिए गए हैं। तो जो पहला समुच्चय होता है उसको बोलते हैं इस संबंध का प्रांत। या अब ये संबंध है, हम इसको फलन बोल रहे हैं तो ये फंक्शन लिखा जा सकता है, दिस इज फंक्शन। तो इस फलन का प्रांत क्या बन गया? ए बन गया। और जो दूसरा समुच्चय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सह प्रांत बोलते हैं। प्रांत को इंग्लिश में हम डोमेन बोलते हैं, सह प्रांत को हम इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं। ओके। तीसरा जो स्पेशल नाम आता है वो आता है परिसर का, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। इसके बारे में आप पहले से थोड़ा जानते हो, मैं दोबारा इसको रिकॉल करवा दूं। रेंज क्या होती है? जो भी सदस्य आपके लिंक हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, वो किन किन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, उनका समुच्चय क्या होता है? परिसर कहलाता है। जैसे देखो, ये ई मिल रहा है आपको, ए की इमेज, बी की इमेज क्या मिल रही है? एफ मिल रही है, सी की इमेज क्या मिल रही है? जी मिल रही है। तो जो रेंज बनेगी इसकी वो हो जाएगी ई, एफ और जी, इसका समुच्चय ई, एफ और जी। ये आपको वैल्यू मिल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज यानी परिसर बोल देंगे। प्रांत क्या है? ए, बी और सी। आप इस प्रांत को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, प्रांत है वो आपका ए, बी, सी है। सह प्रांत क्या है? सह प्रांत आपका है ई, एफ और जी। सपोज आपके पास में एक मैं दूसरा मैपिंग बनाता हूं ए से लेके बी तक। सपोज आपके पास में ए, बी और सी है, इसमें डी, ई, एफ और जी है। ठीक है। ए का लिंक बनाया बी के साथ में, बी का लिंक बनाया ई के साथ में, सी का लिंक बनाया एफ के साथ में। क्या हम इस संबंध को जो ए कोमा डी, बी कोमा ई, सी कोमा एफ इसके द्वारा परिभाषित है, क्या हम इसको फलन बोल सकते हैं? हाँ, हम इसको फलन बोल सकते हैं। इसको फलन क्यों बोल सकते हैं? इसमें देखोगे कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है, इसमें कोई सदस्य छूटा हुआ थोड़ी है। प्रांत में जितने भी सदस्य थे वो सारे सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं बी वालों से। तो ए का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ होना चाहिए, पहली बात उसकी सही। बी का अद्वितीय अवयव होना चाहिए, यानी इसका लिंक किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए, और वो बात सही है। इसका लिंक किसी दूसरे से नहीं है, इसका लिंक भी किसी और दूसरे से नहीं है, इसका लिंक भी किसी और दूसरे से नहीं है। तो इसका मतलब बी के अद्वितीय अवयव से ए के प्रत्येक अवयव को जोड़ा गया है, इसका मतलब ये फलन हो गया। अब मैं बात करता हूं फलन के प्रांत की। तो फलन का प्रांत क्या कहलाएगा? आपका ए, जो पहला समुच्चय होता है वो फलन का क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। तो देखिए इसका डोमेन यानी प्रांत क्या बनेगा? प्रांत बनेगा इसका ए कोमा बी कोमा सी। फिर बात करते हैं इसके सह प्रांत की। तो सह प्रांत क्या होता है? जिस समुच्चय में इसका संबंध बनाया गया है, जिस समुच्चय में इसका संबंध बनाया गया है वो समुच्चय इसका क्या कहलाएगा? सह प्रांत। तो सह प्रांत में आपके पास में कौन कौन से सदस्य हैं? बी, ई, एफ और जी, ये आपका बन जाएगा सह प्रांत। ध्यान रखें, सह प्रांत में पूरा समुच्चय लिया जाता है। और लास्ट बात करते हैं परिसर की। तो इस परिसर में कौन कौन से सदस्य आपको मिलने वाले हैं? परिसर में केवल वही सदस्य होते हैं जिनका संबंध बना हुआ है। जैसे डी का संबंध ए से है, ई का भी संबंध है, एफ का भी संबंध है, यानी सी से इमेज आ रही है एफ, बी से इमेज आ रही है ई, ए से इमेज आ रही है डी। तो जो इमेज आपको मिल रही है केवल वो ही रेंज कहलाती है। तो परिसर में आपको क्या मिलेगा? डी, ई और एफ, राइट। जो वैल्यू आपको मिल रही है इसमें देखें डी, ई और एफ,
ये तीन ही सदस्य आपको इस फलन से मिल रहे हैं, तो ये कहलाता आपका परिसर, ये कहलाता आपका सहप्रांत, ये कहलाता है इसका प्रांत। एक चीज का ध्यान दें, इसमें परिसर है वो सहप्रांत के बराबर नहीं है, जबकि जो ये क्वेश्चन था इसके अंदर जो जितना सहप्रांत था उतना ही आपका परिसर भी है, राइट। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जो परिसर होता है वो आपके सहप्रांत का उप समुच्चय हो सकता है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। परिसर सहप्रांत का उप समुच्चय भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे इन दोनों में तो सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर हैं, और इसमें परिसर है वो सहप्रांत का एक उप समुच्चय है। तो ये आपकी प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में थोड़ी जानकारी दी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं विशेष प्रकार के फलनों के बारे में। फलनों के प्रकार। फलनों के कौन कौन से स्पेशल प्रकार हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आप वेरियस टाइप्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है आपका एकेकी फलन। एकेकी फलन को इंग्लिश में हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसको हम एक दूसरे नाम इंजेक्टिव फंक्शन से भी डिनोट करते हैं। देखो ये क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाए, वन वन फंक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट का लिंक एक एलिमेंट से है, एक एलिमेंट का लिंक एक ही एलिमेंट से है। तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एकेकी फलन बोलेंगे। जैसे सपोज आपके पास में एक मैपिंग है, ये ए ये बी। जैसे मान लो ये आपके पास में ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका ई है, ये एफ है और ये जी है। यदि मैं ए की लिंक बनाता हूं ई से, बी की लिंक बनाता हूं एफ से, सी की लिंक बनाता हूं जी से, ओके, तो इसमें क्या होगा? एक एलिमेंट का कनेक्शन एक के साथ में, इसका कनेक्शन भी एक के साथ में, इसका कनेक्शन भी एक के साथ में। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट का कनेक्शन एक के साथ में ही होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन बोलेंगे। या फिर दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? इंजेक्टिव फंक्शन हो सकता है। सेकंड इसका देखिए आप, बहुएकी फलन। बहुएकी फलन, जैसे इसके नाम से आपको आइडिया लग जाएगा, दिस इज मैनी वन फंक्शन। दिस इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या है? बहुत सारे हैं जिनका इमेज एक ही एलिमेंट है। यहां पर तो एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट ही आ रहा था, एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट। देखें, इस एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, इस एलिमेंट की एक, इस एलिमेंट की भी एक। लेकिन मैनी वन में क्या हो रहा है? बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, मैनी वन। देखिए इसका मैपिंग डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। सपोज ये आपका एलिमेंट ए है, ये बी है, सपोज ये एलिमेंट आपका ई है, ये एलिमेंट आपका एफ है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यदि मैं ए की इमेज बनाता हूं ई और बी की इमेज भी बनाता हूं मैं ई, तो आपको क्या लग रहा है? मैनी वन, बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज एक बन रही है। ये पहले यहां पे दो थे और दोनों की इमेज क्या आ रही है? एक आ रही है। तो जब दो या दो से ज्यादा मेंबर्स की इमेज एक ही बनती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुएकी फलन बोलते हैं। आप इसका दूसरा डायग्राम और कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 4 5, सपोज 6 7 8 9 10, ये आपके एलिमेंट्स हैं। यदि मैं 1 और 2 की इमेज बना दूं
6 से 1 और 2 इन दोनों की इमेज क्या बन रही है? 6 बन रही है। 3 और 4 की इमेज बना दूं मैं 8, सपोज 5 का लिंक बना दूं 9 के साथ में। तो देखो क्या ये एक फलन है? ए का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है। देखो ए में कोई भी बाकी नहीं रहा, हर एक का कोई न कोई कनेक्शन बनाया है। तो ए का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है। बी के अद्वितीय सदस्य से जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल बी के एक अद्वितीय सदस्य से जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखें, अद्वितीय अवयव का मतलब ये देखो कि ये जो है इसकी जो प्री इमेज है उसका लिंक किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए था। आप ध्यान दें, ये जो मैपिंग होती है दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो मैपिंग है वो आपकी फंक्शन होती है। एक एलिमेंट से कई सारे यदि एरो निकलते हों तो वो फंक्शन नहीं होता है, लेकिन कई सारे एरोज एक जगह पे कन्वर्ज होते हैं तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये कैसा है? ये आपका कई सारे मेंबर्स की एक इमेज दे रहा है और कोई भी इसमें खाली नहीं छूटा हुआ है, तो ये फंक्शन है। तो इसका नाम क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारों की इमेज एक बन रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बहुएकी फलन बोलेंगे। ओके, प्रांत इसका बता सकते हो आप, प्रांत क्या बनेगा? ए बनेगा। सह प्रांत क्या बनेगा? बी बनेगा। अच्छा, इसकी परिसर क्या मिलने वाली है आपको? रेंज। आपको केवल 6 एलिमेंट मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 9 मिल रहा है। तो इसकी रेंज में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 6, 8 और 9। ओके, तो ये आपके दो टाइप के फंक्शन हमने देख लिए हैं। एक एक की फलन यानी वन वन फंक्शन, बहुएकी फलन में मैनी वन फंक्शन। आप यहां से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मैनी एलिमेंट से एरो निकल के यदि 1 पे कन्वर्ज हो रहे हो, बहुत सारों से एरो एक ही पे मिल रहे हो, तो आप आसानी से उसका आइडिया लगा सकते हैं बहुएकी, यानी बहुत सारों का आपको एक ही इमेज मिलेगा और एक एक ही में एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। एक पॉइंट से कई सारे एरो निकलते हैं, इसका मतलब एक का कनेक्शन कईयों के साथ में हो गया तो अद्वितीयता खराब हो गई, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। यदि कई सारे एलिमेंट से एक पे कन्वर्ज हो रहा हूं तो बहुएकी, बहुएकी, तो इसको बोलेंगे बहुएकी फलन। तो ये फंक्शन बन जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, थर्ड टाइप, वो है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को इंग्लिश में ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। ऑनटू फंक्शन इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है। सह प्रांत बी को चेक करोगे, आच्छादक फलन के लिए सह प्रांत को ही चेक करना होता है बस। सह प्रांत बी को चेक करोगे, उसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। सह प्रांत बी में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फलन को हम आच्छादक बोलेंगे, वरना इसका दूसरा नाम होगा। जैसे मान लो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसमें 6, 8 और 9 तो कनेक्टेड थे,
लेकिन 7 कनेक्टेड नहीं था और 10 कनेक्टेड नहीं था, इसका मतलब बी में खाली छूटे हुए थे। तो वो जो फंक्शन था वो आपका कैसा नहीं था, आच्छादक नहीं था। आप देखें, ये मान लो सेट ए है, ये सेट आपका बी है। यदि मैं ए बी सी नाम के 3 एलिमेंट लेता हूं, इसमें ई एफ जी और एच नाम के एलिमेंट लेता हूं, और इसमें ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, तो इस फंक्शन में आप देखोगे सह प्रांत में एक सदस्य खाली छूटा हुआ है एच, सह प्रांत में एक सदस्य एच खाली छूटा हुआ है। तो सह प्रांत का यदि कोई खाली सदस्य ऐसा बच जाता है जिसका लिंक ए से कहीं से भी नहीं आया हुआ हो, तो यदि खाली सदस्य बी में छूट जाता है तो उस फलन को हम आच्छादक फलन नहीं बोलेंगे, राइट। यदि खाली सदस्य नहीं छूटता, सपोज आपके पास में ये एलिमेंट थे, कोई भी सदस्य खाली नहीं है, बी के सारे एलिमेंट्स जो भी हैं उनका कनेक्शन बना हुआ है, तो इस टाइप के फलन को हम क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन बोलेंगे। और यदि खाली छूट जाता है तो उसके लिए एक अलग नाम आएगा, जिसको अभी मैं बता देता हूं। ये 4th नंबर का है, इसको बोलेंगे हम अंतरक्षेपी फलन। इसको इंग्लिश में इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा है। जो सहप्रांत आपका बी है उसमें अवयव खाली छूटेगा। यह आपके याद करने के लिए है कि इसमें कोई न कोई अवयव खाली जरूर छूट जाएगा, तब हम फलन को क्या बोल देंगे, अंतरक्षेपी। आच्छादक कब बोलेंगे, जब कोई भी खाली नहीं छूटेगा। जैसे मान लो आपके पास में ये ए है, ये बी और ये सी, ये आपके पास में 3 एलिमेंट्स हैं, ई एफ जी और एच। यदि ए का लिंक ई के साथ में, बी का लिंक एफ के साथ में, सी का लिंक जी के साथ में, और एच का कोई लिंक ही नहीं है, तो देखो बी में एक सदस्य खाली छूट गया। यदि खाली छूट जाता है तो हम बोलेंगे ये फलन कैसा है, अंतरक्षेपी फलन है। यदि खाली नहीं छूटता है, सारे के सारे सदस्य इससे लिंक किए हुए हैं, तब हम फलन को क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें आप। यदि सदस्य आपका खाली नहीं छूटता है तो आच्छादक बोलेंगे, और यदि खाली छूट गया, एक छूट जाए या 2 छूट जाए या 3 छूट जाए या बहुत सारे खाली रह जाएं, तो हम क्या बोलेंगे, अंतरक्षेपी फलन बोलेंगे। अब हम थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मेरे पास में 2 सेट है, ए और बी। ये मेरे पास में -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है। इसमें मेरे पास में एलिमेंट्स हैं सपोज ये है। अब यदि 0 की लिंक मैं 0 के साथ में बना रहा हूं, -1 की लिंक 1 के साथ में बना रहा हूं, 1 की लिंक 1 के साथ में बना रहा हूं, -2 की लिंक 4 के साथ में बना रहा हूं, +2 की लिंक भी 4 के साथ में बना रहा हूं। एक्चुअली में देखो क्या है, इसका स्क्वायर मैंने बनाया है। ये जो फंक्शन है वो आपका x² है। x² का मतलब क्या हुआ, इधर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर इधर है। -2 का स्क्वायर किया तो 4, -1 का स्क्वायर किया तो +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। तो ये एक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन बना दी fx = x²। अब देखिए ये फंक्शन किस टाइप का है। इस फंक्शन में 6 खाली छूटा हुआ है जिसका कहीं से भी लिंक नहीं आया है, 3 खाली छूटा हुआ है, इसका भी कहीं से भी लिंक नहीं आया है, 8 भी इसमें खाली छूटा हुआ है, इसका भी कहीं से भी लिंक नहीं आया है। तो यदि कोई भी सदस्य इसमें खाली छूट जाता है,
तो हम उस टाइप के फलन को कैसा बोलेंगे, अंतरक्षेपी बोलेंगे। अच्छा, अंतरक्षेपी फलन के साथ साथ में एक दूसरी और कौन सी कैटेगरी है, एकेकी बहुएकी में से कौन सा है? आपके पास में चार थे, एकेकी बहुएकी आच्छादक और अंतरक्षेपी। तो आच्छादक अंतरक्षेपी में से तो कौन सा है, अंतरक्षेपी फलन है। और एकेकी बहुएकी में से कौन सा है, आप इसको देखेंगे तो ये बहुएकी फलन है, क्योंकि देखो ये दो एरो हैं वो आपके एक पर मिल रहे हैं। तो बहुत सारों की यदि एक इमेज आती हो, देखो इन दोनों की इमेज भी एक आ रही है, इन दोनों की इमेज भी एक आ रही है, तो बहुत सारों की इमेज एक बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुएकी फलन। तो इस फलन के बारे में कोई पूछे तो हम इसको बता सकते हैं दिस बहुएकी अंतरक्षेपी फलन है, यानी मैनी वन इनटू फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपके कई सारे क्वेश्चंस हम देख के इमेज से बना सकते हैं या यहां से आइडिया लगा सकते हैं। आपको प्रांत देगा, सह प्रांत देगा, तो यदि आपको सेट्स के बारे में आइडिया है, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, यदि इनके बारे में आपको आइडिया है तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि फलन अंतरक्षेपी या आच्छादक में से कौन सा होगा। बहुएकी या एकेकी में से पता करने के लिए आपको अलग टाइप से प्रोसीड करना पड़ता है। ओके, तो ये आपकी चार इसके फंक्शंस की वैरायटी थी। हम किसी भी फलन को एकेकी या आच्छादक कब बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज आपके पास में ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, देखिए स्टूडेंट्स ये जो मैपिंग बना के दी है वो किस टाइप के फलन की है, ए का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है और बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फलन है। और एक का लिंक एक के ही साथ में, एक का लिंक एक के ही साथ में, इसका मतलब फलन कैसा हो गया, एक एक ही। यहां पर देखो बहुत सारों का एक के साथ में था, तो इसलिए फलन का नाम क्या आया, बहुएकी फलन आया। अब एक एक ही हो गया, इसके बाद में डिस्कस करेंगे सह प्रांत को देख करके। सह प्रांत में कोई सदस्य खाली नहीं छूटा हुआ है, यदि सदस्य खाली नहीं छूटता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको आच्छादक फलन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये फलन कैसा हुआ, एक एक ही आच्छादक फलन। ठीक है, इसका यदि इंग्लिश में नाम देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1-1 ऑन टू फंक्शन। आपको याद हो तो 1-1 के लिए मैंने स्पेशल नाम दिया था इंजेक्टिव फंक्शन, और आच्छादक फलन के लिए मैंने स्पेशल नाम दिया था सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम टोटल करके बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन भी हो और सर्जेक्टिव फंक्शन भी हो, यदि दोनों आपको वैरायटी मिलती हैं, फलन आपका एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो उस फलन को कंबाइंड रूप से हम एक एक ही आच्छादक फलन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके फंक्शंस की टाइप्स थी। कल हम कंपोजिट फंक्शंस की जो स्टार्टिंग है वो करने वाले हैं, तो क्लास पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।